जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा मानक मात्रक क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशि तथा मानक मात्रक में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। क्योंकि पिछली कक्षाओं में भी डिस्कशन किया था आपके साथ कि बहुत सारी बच्चियां जो प्रतिवर्ष आती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में अर्थात भौतिक राशि में तथा मात्रकों में यूनिट्स में अंतर नहीं कर पाती। तो आपने भौतिक राशि और मात्रकों में अंतर करना सीखा कि कौन सी भौतिक राशियां हैं और कौन से मात्रक हैं। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी आए थे, उन्होंने होमवर्क भी किया है और बिल्कुल सही काम किया है बच्चों ने, अच्छे रेस्पॉन्सेज आए। आज हम लोग फिज़िक्स की बात करेंगे। ऑल ओवर फिज़िक्स को में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, मतलब टोटल फिज़िक्स में जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। क्लासिफिकेशन करने के, विभाजन करने के बहुत सारे 2-3 तरीके हैं। तो पहले तरीके में किस प्रकार से विभाजित किया गया है समस्त भौतिक राशियों को, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग बोर्ड पर चलते हैं, वाइट बोर्ड पर। ये देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। और समस्त भौतिक राशियां यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आप देख रहे हैं, उनको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पर। तीसरी क्लास है यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो यहाँ पर 3 कर दिया है। तो ये भौतिक राशियाँ, साथ में मैं इंग्लिश भी लिखती चल रही हूँ। इसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं पूरे फिज़िक्स में, जितना भी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी आपको, जैसे कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ उस दिन आपको होमवर्क में दी थी, बल, दाब, लंबाई और टाइम, द्रव्यमान, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़। इनमें से बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स यानी कि मात्रक अलग भी कर लिए थे। तो यहाँ मुख्य रूप से विभाजित किया गया है फिजिकल क्वांटिटीज़ को, भौतिक राशियों को 2 भागों में। एक पहला है मूल राशियाँ और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है ना। मूल राशियों की जो इंग्लिश है उसको कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल आपने इंग्लिश पढ़ी है तो उसमें फाउंडेशन मीन्स होता है नींव, वहीं से फंडामेंटल शब्द निकला है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या मूल राशियाँ जो पूरी फिज़िक्स की नींव हैं एक तरीके से, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहेंगे। फिज़िक्स में जितनी भी अन्य भौतिक राशियाँ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं इनको फंडामेंटल्स को छोड़ दीजिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़कर जितनी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, डिराइव। तो जितनी भी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न में आप देखिए साउंड कर रहा है उत्पन्न, जिनको उत्पन्न किया गया है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको उत्पन्न किया गया है किससे? मूल राशियों से। तो मूल राशियों से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, बहुत सारी भौतिक राशियाँ बनेंगी जिनको आप व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे। तो आज हम लोग व्युत्पन्न राशियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग मुख्य रूप से मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे। मूल राशियाँ इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स में। यही 7 भौतिक राशियाँ हैं जिन सबसे मिलकर अन्य भौतिक राशियाँ बनी हैं जिनको आप व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे। तो मुख्य रूप से आप इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, मूल राशियों से परिचित होइए। सबसे पहली है लंबाई। लंबाई को हाईलाइट कर दिया है मैंने, लंबाई पे थोड़ी सी चर्चा अभी और करेंगे बाद में। पहले हम लोग 7 भौतिक राशियों को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो नंबर 1 है लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये 3 जो भौतिक राशियां हैं ये बहुत ज़्यादा
प्रयोग में आएंगी पूरे फिजिक्स में। तो 3 भौतिक राशियों को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। चौथा ताप है, ये भी मुख्य है। 5वीं विद्युत धारा आई है, ये भी मुख्य है। छठी ज्योति तीव्रता है, ये आपके 12th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस में बहुत शायद 1 ही 2 जगह इसका प्रयोग हुआ है, तो इस पर आप विशेष ध्यान ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करना ही पड़ेगा कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में अर्थात मूल राशियों में आती है। 7वां है पदार्थ की मात्रा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको इससे थोड़ा पाला पड़ेगा, और केमिस्ट्री में इससे बहुत अधिक पाला पड़ने वाला है आपका, ठीक है। लंबाई की इंग्लिश लेंथ होती है LENGTH, इसीलिए लंबाई का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो कैपिटल L रखा गया है फिजिक्स में, ठीक है। द्रव्यमान की अंग्रेजी होती है मास, MASS, और इसलिए इसका प्रतीक, इसका शुरुआती अक्षर M है, तो यहाँ पर इसको M से प्रदर्शित किया गया है। समय T यानी कि टाइम आप सभी जानते हैं पहले से, तो टाइम का इनिशियल लेटर यानी कि शुरुआती अक्षर ले लिया गया है T। ताप टेम्परेचर, टेम्परेचर का शुरुआती अक्षर कैपिटल T ले लिया गया। यहाँ पर देखिए स्मॉल t से प्रदर्शित किया गया समय को, दोनों का इनिशियल लेटर शुरुआती अक्षर T ही है, लेकिन समय का स्मॉल t ले लिया गया है अंतर रखने के लिए, और ताप का कैपिटल T। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया गया है, इसका कुछ लैटिन से संबंध है, इस पर डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। यहाँ पर इसकी इंग्लिश इलेक्ट्रिक करंट होती है, लेकिन इसका प्रतीक I लिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। और 7वां है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसको आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूल राशि लंबाई है, इसका मात्रक है कैपिटल M, सॉरी मात्रक मीटर है, और मीटर को METER मीटर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ कहीं भी हम लोग जैसे लिखते हैं 25 मीटर, तो मीटर पूरा नहीं लिखते हैं, उसका केवल क्या यूज़ करते हैं, प्रतीक यूज़ करते हैं M। इसी प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और इसका प्रतीक है kg। तो जब अगर आपको 4 किलोग्राम लिखना है तो आप 4 किलोग्राम यहाँ से ये किलोग्राम ना लिखकर आप शॉर्ट में लिख देंगे kg। इसका मतलब हो गया 4 किलोग्राम। नेक्स्ट है आपका समय, सेकंड। इसको सेकंड जहाँ कहीं भी स्मॉल s या कैपिटल S बनाओ, वैसे स्मॉल s ही अधिकतर यूज होता है, तो सेकंड हो गया यहाँ पर। सेकंड। नेक्स्ट है आपका ताप। ताप का केल्विन, केल्विन KELVIN, केल्विन हो गया। केल्विन का इनिशियल लेटर K है, तो यहाँ पर केल्विन का प्रतीक कैपिटल K कर दिया। एम्पियर, एम्पियर की अंग्रेजी आप लिखेंगे, हाँ, तो AMPER ही लिखेंगे, तो इनिशियल लेटर A हो गया, तो एम्पियर का प्रतीक कैपिटल A हो गया। क्लास 10th में आपने जब शुरुआत में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल यानी कि विभव और विद्युत धारा पढ़ा होगा, तो आप एम्पियर से भी परिचित हुए होंगे वहाँ पर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और इसका एम्पियर का प्रतीक A है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, लंबाई का प्रतीक L है, लेकिन उसके मात्रक का प्रतीक M है। द्रव्यमान का प्रतीक स्मॉल m है, लेकिन उसके मात्रक का प्रतीक किलोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, पदार्थ की मात्रा मोल। मोल को प्रदर्शित कैसे किया गया, MOL। तो इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आप याद करेंगे। जब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आप याद कर लेंगे, तभी आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ अर्थात व्युत्पन्न मात्रक समझ में आएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं विशेष तौर पे इस पे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए, लंबाई यानी लेंथ,
इसको, ये कैसा है, मूल मात्रक है। मूल राशि है। मूल राशि है और इसका मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक है, मूल मात्रक कहेंगे जिसको, मीटर। वैसे सेंटीमीटर और बाकी भी हो सकते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी दूरियां, जितनी भी चौड़ाई, जितनी भी ऊंचाई और विस्थापन या लंबाई, सभी को आप मीटर में व्यक्त करते हैं। इनमें से कोई भी राशि अगर होगी, जैसे दूरी, दूरी हो गई आपकी स्कूल से घर तक की दूरी, आपने लिखा 2 किलोमीटर्स, ठीक। 2 किलोमीटर्स को आप व्यक्त कर सकते हैं मीटर में। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। मीटर क्या है, मूल मात्रक। मूल मात्रक में जिस भी राशि को आप व्यक्त कर सके वो मूल राशि हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि मैडम आपने तो कहा था कि लंबाई ही मूल राशि है, आप तो कह रही हैं यहाँ पर दूरी को मूल राशि की तरह ले रही हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा लंबाई से अलग है। लंबाई एक अलग शब्द है, दूरी एक अलग शब्द है, पर इसका मतलब एक ही है फिजिक्स में, क्योंकि दूरी को भी आप मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए मीटर में व्यक्त किया आपने, लंबाई को भी आप मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। स्कूल से घर तक के रास्ते की लंबाई, दूरी को आप किस तरह से लिख सकते हो, स्कूल से घर तक के रास्ते की लंबाई बराबर हो गया 2000 मीटर। तो जो स्कूल से घर तक की दूरी आपने बताया है, तो ये रास्ते की लंबाई भी कही जा सकती। इसी तरह से आप ऊंचाई ले लीजिए, ऊंचाई ले रहे हैं हम लोग, ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे हाइट ऑफ द कुतुब मीनार, इसी प्रकार से ऊंचाई, ऊंचाई का एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइट ऑफ द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की ऊंचाई आप गूगल पे सर्च करिए 73 मीटर्स, यानी कि उसका मेजरमेंट किस में किया गया है, मीटर्स में किया गया है। तो मीटर्स में किया गया इसका मेजरमेंट, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 73 मीटर्स, यानी कि इसको भी किस में मापा गया है, मेजरमेंट किस में किया गया, हाइट का मीटर में किया गया है। तो इसका ऊंचाई का मात्रक भी मीटर हो गया। इसी प्रकार से चौड़ाई पे देखिए, चीन की दीवार का सबसे अधिक चौड़ा भाग कितना चौड़ा है। वैसे चीन की दीवार हर जगह समान रूप से चौड़ी नहीं है, कहीं पर 8 मीटर है, कहीं पर 12 मीटर है, कहीं पर 11 मीटर है, लेकिन सबसे अधिक चौड़ा भाग चीन की दीवार का कितना चौड़ा है, 16.7 मीटर, यानी कि 16.7 मीटर्स। तो चौड़ाई को भी किस में मापा गया, मीटर में मापा गया, मीटर में व्यक्त किया गया। तो इस प्रकार से इसी तरीके से चौथी राशि है आपकी विस्थापन, इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो लंबाई को अलग अलग शब्द दे दिए गए हैं किसी भी वस्तु की लंबाई को। जैसे ऊंचाई, तो ऊंचाई को नापेंगे तो आप मीटर से ही, दूरी को नापेंगे तो आप मीटर में ही।
चौड़ाई को भी नापेंगे आप मीटर में। इसी तरीके से विस्थापन है, विस्थापन को हाईलाइट कर दिया है क्योंकि विस्थापन पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से अगर फिजिक्स में कहीं पर दूरी का प्रयोग हो रहा है, ऊंचाई शब्द का प्रयोग हो रहा है, चौड़ाई और विस्थापन हो रहे हैं, ये एक अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, लेकिन इन सभी के मात्रक मीटर्स हैं, इसलिए इनको मूल राशि में ही काउंट किया जाएगा। अब इनको दूरी को, ऊंचाई को, चौड़ाई, ये अलग अलग शब्द क्यों दे दिए गए हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, या रेक्टेंगल ले सकते हैं या हम समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई को चौड़ाई क्यों कहा गया है, ये यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ मैं कि इसको, हर चीज़ को लंबाई क्यों नहीं कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया, मान लीजिए आपको एक समांतर चतुर्भुज आपने लिया यहाँ पर, तो अगर आपने इस भुजा को ए बी सी एंड डी, इस भुजा को आपने लंबाई कह दिया है, तो सामने वाली को तो आप लंबाई कह सकते हो क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। लेकिन आप ए डी को भी अगर लंबाई कहेंगे तो आप भेद नहीं कर पाएंगे इनमें, तो इसलिए इस भुजा को लंबाई कह दिया गया, तो फिर निश्चित ही जो लंबाई से छोटी वाली भुजा है उसको चौड़ाई कह दिया गया है। तो इस कारण इन दो भुजाओं में, लंबी भुजा में और छोटी भुजा में अंतर करने के लिए लंबी भुजा को लंबाई कहा गया और छोटी भुजा को चौड़ाई कह दिया गया। इसी प्रकार से अगर कोई चौकोर बॉक्स, घन है, क्यूब है, तो क्यूब में भी तीन चीज़ है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें लंबाई भी है, अगर ये लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, और ये वाली भुजा विड्थ हो गई, बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं आप इसको, बी से, तो फिर ये भुजा क्या कहलाएगी, इसको आप हाइट कहेंगे। तो इन भुजाओं में अंतर करने के लिए इनको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई अथवा दूरी, विस्थापन। दूरी और विस्थापन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो यही आपको डाउट्स क्लियर करने थे, क्योंकि बच्चियां हर साल कंफ्यूजन में रहती हैं कि मैडम आप तो कहती हैं 7 मूल राशियां हैं, उसमें लंबाई है, तो यहाँ कंफ्यूज्ड नहीं हुई है। जिस भौतिक राशि का मात्रक मीटर है, जिस भौतिक राशि को आप मीटर में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका मात्रक मीटर है, उसको आप एक तरह से लंबाई ही समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, व्युत्पन्न मात्रक में। सातों मूल राशि आप याद कर लीजिएगा, लंबाई को आप समझ लीजिएगा, जिस किसी राशि को आप मीटर में माप सकते हैं या उसके मान को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी लंबाई मानेंगे आप। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और व्युत्पन्न मात्रक सीखते हैं। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ड्राइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। व्युत्पन्न राशियों की अभी थोड़ी देर पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी, जो राशियां मूल राशियों में व्यक्त की जा सके, अर्थात जो बनी ही मूल राशियों से मिलकर हैं, और या हम कह सकते हैं जिनको आप मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनके फॉर्मूले में मूल राशियां आती हैं, उनको आप व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे या डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब पहली डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं, सबसे सरल, क्षेत्रफल, एरिया। ये सबसे सरल डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्षेत्रफल को मापा जाता है, किसमें मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, डिटेल में चलते हैं हम लोग यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिया। याद कर लीजिएगा, कभी क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, आयत का आकार ये है,
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को भी आप मीटर में नापेंगे, यानी कि मान लीजिए लंबाई आई L मीटर और चौड़ाई आई B मीटर, तो इसका मान कितना हो जाएगा L इंटू B और मीटर इंटू मीटर। ये देखिए यहाँ पर मीटर इंटू मीटर, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है, मूल मात्रक है और उसकी घात कितनी आ गई क्षेत्रफल में 2, यानी कि आपने क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल एक बिल्कुल अलग राशि है लेकिन उसके सूत्र में लंबाई आई है जो कि मूल राशि है और चौड़ाई आई है जो कि मूल राशि है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्षेत्रफल एक अलग राशि है, बिल्कुल अलग राशि है जो मूल राशियों में शामिल नहीं है, 7 मूल राशियों में बिल्कुल शामिल नहीं है, लेकिन इस क्षेत्रफल को आपने मूल राशि के मान में या मूल राशि के पदों में व्यक्त किया है। क्षेत्रफल के सूत्र में क्या आया, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है, तो क्षेत्रफल को आपने किसके पदों में व्यक्त किया है, मूल राशि के पदों में व्यक्त किया है, इसलिए क्षेत्रफल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। इसी प्रकार से अगर आप, ये तो आयत का क्षेत्रफल था, अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, चाहे किसी भी शेप का, किसी भी आकार का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर ही आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो आपका गणितीय नियतांक है जिसका मान होता है 3.14 और आर त्रिज्या है वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसके मान को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं, सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंटीमीटर को आप मीटर में मान लीजिए। इस वृत्त को जो हमने खींचा है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर आई। तो सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। तो आपका ये आ गया 2 × 10⁻⁻² मीटर्स, ठीक है। इसके मान को आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो पाई r मीटर इंटू r मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ खोल कर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज के बच्चे हैं और थोड़ा सा उनकी फिजिक्स और मैथ्स थोड़ी वीक रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर मैं खोल कर बता रही हूँ। पाई आर स्क्वायर को इस प्रकार से व्यक्त किया है आपने, तो पाई r इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, और चूंकि यहाँ पर मात्रक आप लगाएंगे तो m इंटू एम, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये क्या है, मात्रक है। मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, मात्रक, यानी कि अगर किसी की वैल्यू आएगी तो आप किसके पदों में रखेंगे, मीटर स्क्वायर के पदों में रखेंगे। यहाँ पर एक संशोधन मैं यहाँ कर लेती हूँ थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू जब आप लिखेंगे तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान आप रखेंगे 2 × 10⁻⁻² स्क्वायर है, तो एक बार फिर 2 × 10⁻⁻², तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पर लिखेंगे मीटर और आर का मान भी किस में लिखेंगे, मीटर में। तो 22 × 7 × 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और चाहे आप आयत का क्षेत्रफल निकालिए, मात्रक क्या आया, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मात्रक क्या आया, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को आपने किस में व्यक्त किया, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो तो लंबाई इंटू चौड़ाई, त्रिज्या को भी आप मीटर में नाप सकते हैं, तो त्रिज्या भी एक प्रकार से कैसी राशि है, क्योंकि उसको मीटर में नाप सकते हैं आप, इसलिए ये मूल राशि है। तो जहाँ कहीं त्रिज्या आएगा वहाँ पर भी, ये बात मैं पीछे बताना भूल गई हूँ,
त्रिज्या चूंकि आप मीटर में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए त्रिज्या भी कैसी राशि हो गई, मूल राशि हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई, मूल राशि हो गई। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ चूंकि हमने मीटर मीटर लिख दिया है तो आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, आर का मान आप मीटर में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई फॉर्मूले में नहीं है, ये मात्रक है किसका, क्षेत्रफल का। ये चीज़ फॉर्मूले में नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला सिर्फ क्या है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब आर के मान को कि वो कितने मीटर है तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर जब आप रखेंगे तो यहाँ पर मीटर की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी राशि है आपकी आयतन। दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटी है आयतन। इंग्लिश में इसको कहते हैं वॉल्यूम। ये आप शब्द याद करते जाइए अंग्रेजी के, क्योंकि आगे आपको दिक्कत आएगी अगर आप याद नहीं करेंगे तो। वॉल्यूम चाहे आप घन का निकालिए, घनाभ का निकालिए, स्फीयर का, गोले का निकालिए, तीनों प्रकार के वॉल्यूम आप निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग अभी क्यूब का निकालते हैं, यानी कि घन का आयतन। इसको देखिएगा कैसे हम लोग मूल राशि में व्यक्त करेंगे। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, पढ़ा है आपने। भुजा चाहे किसी भी घन की हो, आप इसको मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। आपका छोटा घन है तो हो सकता है आपने सेंटीमीटर में लिखा हो, लेकिन सेंटीमीटर को आप मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻²² मीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चूंकि व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा घन है, लाइक रूम, घन एक कमरे के आकार का भी हो सकता है। कमरा एक घनाकार बॉडी है, घनाकार मतलब क्यूबॉइड है, क्यूब है। ठीक है, कमरा किसी भी शेप का हो सकता है। तो कमरे का आप आयतन निकाल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। लेकिन घन वो होगा जहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, तो वो घन कहलाएगा, वो कमरा घनाकार कहलाएगा। तो भुजा को आप मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी कमरे की जो एक भुजा है वो 3 मीटर है या 4 मीटर है, तो आप घन का आयतन कैसे निकालेंगे, 4 गुणे 4 मीटर गुणे 4 मीटर गुणे 4 मीटर। तो 4 × 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हो गया 464। और मीटर कितने बार आया, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 3 बार मीटर का गुणा है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब, मीटर कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। यानी कि आप आयतन का मेजरमेंट मूल मात्रक के पदों में कर रहे हैं। आयतन का मापन आप मूल मात्रक के पदों में अगर कर पा रहे हैं तो आयतन कैसी क्वांटिटी हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार से घनाभ का आयतन अगर आप निकालेंगे तो वो भी आएगा। घन मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, और घनाभ मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। घनाभ का आयतन यहाँ पर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि घनाभ में सब अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है ये 4 मीटर हो, चौड़ाई हो सकता है 3 मीटर हो, और ऊंचाई हो सकता है 4.5 मीटर हो। इसको गुणा करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर मीटर। (54 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर घनाभ के आयतन को भी आपने किस में व्यक्त किया, मीटर क्यूब में। अब आ जाइए, गोले का आयतन आपने पढ़ा है। गोले का आयतन, ये सूत्र भी मैं इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को ये भी याद नहीं होते हैं कभी कभी। आप इन सूत्रों को भी याद कर लीजिएगा। 4/3 पाई r क्यूब। गोला मतलब गेंद,
वृत्त मतलब चूड़ी। ये एग्जाम्पल आपको मैं अभी भी दे रही हूँ, इससे पहले भी दे चुकी हूँ। गोला मतलब गोले की जो इंग्लिश होती है, ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूब, यहाँ पर आ गया आपका स्फीयर। गोले की इंग्लिश होती है स्फीयर। और वृत्त यानी कि चूड़ी नुमा कोई आकृति है तो वो होता है सर्कल, CIRCLE। ये सर्किल, ये दोनों में अंतर होता है। सर्किल का एग्जाम्पल है चूड़ी और स्फीयर का एग्जाम्पल है बॉल, ठीक है। और बॉल और चूड़ी में अंतर आप बखूबी समझते हैं, उसके आकार में बहुत अंतर होता है। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या को आप मीटर में नाप सकते हैं। 4/3 पाई मतलब 22/7। त्रिज्या अगर 2 मीटर है तो इंटू 2 क्यूब हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ इसका भी इकाई यानी कि इसकी भी यूनिट यानी कि मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो आयतन किसी भी प्रकार का आयतन हो, चाहे घन का आयतन हो उसको भी आप मीटर क्यूब में नाप रहे हैं, चाहे आप घनाभ का आयतन लीजिए उसका मात्रक भी आप मीटर क्यूब लिख रहे हैं, चाहे आप गोले का आयतन ले लीजिए उसका मात्रक भी आप मीटर क्यूब लिख रहे हैं। मीटर मतलब मूल मात्रक कितने बार आया, 3 बार, 3 टाइम्स। किसके फॉर्मूले में, आयतन के फॉर्मूले में। तो आयतन के फॉर्मूले में मूल मात्रक आया है जिसका नाम मीटर है, और वो कितने बार आया है, 3 टाइम्स आया है। इसलिए आयतन कैसी राशि है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बिल्कुल अलग क्वांटिटी है एक। जैसे आप लिखते हैं चाल, चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला कल या परसों की क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। अभी तक तो सिर्फ मीटर का ही प्रयोग हुआ तीनों फॉर्मूले में। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, और समय को कहते हैं टाइम, ठीक है। दूरी आपको मालूम है मूल राशि है, क्योंकि ये लंबाई का ही एक फॉर्म है, प्रकार है। समय भी मूल राशि है, आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई अभी अभी। मूल राशि लंबाई, समय, दूरी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो उन दोनों में से चाल में दूरी प्रयोग हुआ और समय प्रयोग हुआ। तो अगर आप इसको मतलब चाल के सूत्र में आपकी ये मूल राशि आई और समय भी मूल राशि है, तो आपने इसको किस में व्यक्त किया है, मूल राशि के पदों में व्यक्त कर लिया। किसको व्यक्त किया, चाल को। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, यानी कि व्युत्पन्न राशि हो गई। इसी प्रकार से अब आ जाइए बल, त्वरण। त्वरण आपने संभवतः पढ़ा होगा क्लास 9th में। नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लीजिए। त्वरण होता है वेग परिवर्तन। वेग और चाल का मात्रक एक ही होता है, सदिश और अदिश का अंतर होता है, वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। वेग परिवर्तन बटे समय। चाल और वेग का मात्रक एक ही है। यहाँ पर अगर हम लोग मात्रक निकालें, चाल का निकाला नहीं है यहाँ पर, चाल का मात्रक यहाँ मैं लिख देती हूँ। कैसे निकलेगा, दूरी का मात्रक, यहाँ हम लोग मूल मात्रकों की बात कर रहे हैं, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक है आपका मीटर, और समय का मात्रक मूल मात्रक होता है प्रति सेकंड। तो समय मीटर बटे सेकंड मतलब मीटर प्रति सेकंड। इसको आप लिख सकते हैं मीटर, इसको पढ़ते हैं प्रति, और इसको सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, और इंग्लिश में बोलेंगे तो मीटर पर सेकंड। इसी तरह से त्वरण में आ जाइए आप। त्वरण है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग और चाल का मात्रक एक ही होता है, तो त्वरण का मात्रक हम कैसे निकाल सकते हैं, त्वरण का मात्रक
चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बच्चों यहाँ देखिए मीटर मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, तो त्वरण को आपने किसके पदों में व्यक्त किया? त्वरण के मात्रक को आपने किसके पदों में व्यक्त कर दिया? मूल मात्रक के पदों में। या फिर त्वरण को वेग परिवर्तन बटे समय, समय मूल राशि है, वेग परिवर्तन यानी कि चाल को आप मूल राशि में यहाँ व्यक्त कर चुके हैं, तो त्वरण को भी आप मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं और मूल मात्रकों में माप रहे हैं, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, डराइव्ड क्वांटिटी हो गई। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको डराइव्ड क्वांटिटी, जिनके मात्रकों को आप मूल मात्रक के पदों में व्यक्त कर पाए, ऐसे सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।